Assalamualaikum students, today we are going to discuss about the further functions. ठीक है, and first of all we need to know कि what topics we are going to discuss today. So we are going to discuss about the basics of functions, composite functions, the modulus functions and the inverse function. And we have discussed earlier about the basics of function and inverse function in O1. So I think this topic is not new for us, and I believe that it would be easy for all of us. ठीक है, so first of all we are going to discuss about the basics of function. So, what is basic of function? A function is also a relationship between dependent and independent variable. An independent variable is put in an equation to find the dependent variable. Acha, function is basically the relationship between two variables. Which two variables? A variable that is dependent, a variable that is independent. Dependent variable is basically the subject variable, while independent variable is not the subject variable. Independent variable is that particular variable whose values we are going to put. Like in this equation, function of x, function of 2 equals to x square plus x plus 3, until or unless we will not put the value of x, we will not any value of f. मतलब जब तक हम f x की कोई ना कोई वैल्यू पुट नहीं करवाएंगे, इसका मतलब x इज व्हाट, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मैं x की वैल्यू 3 पुट करवाऊंगा, फंक्शन की वैल्यू उसी हिसाब से आ जाएगी. मैं x की वैल्यू 4 पुट करवाऊंगा, फंक्शन की वैल्यू उसी हिसाब से आ जाएगी. सो द थिंग इज दैट द वेरिएबल इन व्हिच वी आर गोइंग टू पुट वैल्यू इज बेसिकली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू पुट करवाने के बाद द वैल्यू वी आर गेटिंग, दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल. सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को सबसे अच्छे तरीके से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? द सब्जेक्ट वेरिएबल x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस, a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, वो वेरिएबल जो इक्वल्स टू के बराबर है, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल. और वो वेरिएबल जो इक्वेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, that is your independent variable. So function of 2 equals to dependent variable, और y function of 2 को आप y से भी represent कर सकते हो, whose value is dependent on x, that is 2. मतलब फंक्शन ऑफ x की वैल्यू डिपेंडेंट है किसके ऊपर? x की वैल्यू के ऊपर. आप x की वैल्यू 1 पुट करवाओगे, इसका y की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी. आप x की वैल्यू 2 पुट कराओगे, 4 प्लस 6 प्लस 3 9 के बराबर हो जाएगी. तो द थिंग इज दैट कि जनाब हर डिपेंडेंट वेरिएबल या हर सब्जेक्टिव वेरिएबल डिपेंडेंट होता है किसके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. Similarly, x, the independent variable whose value is 2, when put in the equation, the value of dependent variable will be obtained. X is basically the independent variable here in this equation, जिसकी value इस वक्त 2 है, and when you put this value in equation, you will get the value of the dependent variable. That could be y, z, a or function form, anything. ठीक है. Key points: f of 1. f of 1, it means the value of independent variable is 1. It means अगर मैं फंक्शन ऑफ 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 की जगह फंक्शन ऑफ 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 लिख दूंगा, इट मींस द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1. सो फंक्शन ऑफ 1 का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 1 के बराबर है. अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है. ठीक है. सिमिलरली फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब अब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 2 के बराबर है, क्योंकि फंक्शन ऑफ x बराबर होता है y के, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ x बराबर है 2 के. इट मींस the dependent variable is 2. और फंक्शन ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है? मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 2 के बराबर है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 1 के बराबर है. तो इसको करेक्ट कर लेना बेटा, अगर अभी करेक्ट करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसको समझ लेना. तो फंक्शन के साथ जो लिखा होगा दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इक्वल्स टू के बाद जो लिखा होगा दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए. यहां तक कोई मसला है तो बता दीजिए, वरना आगे बढ़ो. हाँ जी, अब्दुल हादी, अफनान, आसिफ अदनान, फहद जावेद, मुशर्रफ, सैयद साहब. नो सर. नो सर. आसिफ अदनान, नो सैयद सर. साहब, नो सर. साद साद. नो सर. ओके, आगे बढ़ते हैं. कंपोजिट फंक्शंस. कंपोजिट फंक्शंस का तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया जरूर है, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन में इस चीज को डिस्कस किया था, लेकिन इतनी डेप्थ में जाके नहीं किया था जितना हम अब करने जा रहे हैं. ठीक है.
So a composite function is formed when the output from one function is fed into a second function. In composite function we have two functions and we need to put the answer of first function to the into the second function. Like we have a machine, we have two machines, F machine and G machine. Now in this diagram the output from machine F is fed into the machine G. आप देख रहे हैं सबसे पहले x की वैल्यू F मशीन या F प्रोसेस के अंदर पुट की जा रही है, फिर उससे जो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आ रही है इस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू को हम G मशीन के अंदर G मशीन के प्रोसेस के अंदर पुट करवाने. सो अ कंपोजिट फंक्शन इज बेसिकली more than one function when you put first function, the value of first function into the second function. The final output is the value g function of x, because सबसे पहले आप function of x की वैल्यू मालूम कर रहे हो, फिर इस function of x की वैल्यू को g के फंक्शन के अंदर पुट करो. तो इसको सॉल्व किस तरीके से करोगे? Keep one thing in your mind that g f x means f फर्स्ट, सबसे पहले आपने f of x की वैल्यू मालूम करनी है, फिर g की वैल्यू मालूम करनी है. मतलब जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हो पहले आप उसकी वैल्यू मालूम करोगे, या जो चीज x के साथ लिखी हुई है तो x के साथ पहले क्या लिखा हुआ है, इस जगह पर x के साथ पहले f लिखा हुआ है. इट मीन सबसे पहले आप फंक्शन ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू को आप g के अंदर पुट करवा दोगे. ठीक है, इसको हम शॉर्ट करके भी कभी कभार लिखते हैं, दैट इज एफ जी एक्स. तो जी एफ एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास, बेटा इसको जरा करेक्ट कर लेना, इसको भी यहां पर भी एक टाइपिंग एरर है. ये है बेसिकली जी पहले आएगा, फिर एफ आएगा और उसके बाद हमारे पास आएगा एक्स. तो इसको ऐसे लिखा जाए, इसको समझ लीजिए कि हमारे पास जी इस तरीके से लिखा हुआ है. ठीक है, और ये बराबर होगा किसके, जी. तो इस बात को ध्यान में रख लेना कि जो चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी होगी पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या जो चीज x ब्रैकेट के साथ लिखी होगी पहले उस फंक्शन की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है. इसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. The function f and g are defined as blue. मेरे पास दो फंक्शन मौजूद है, फंक्शन f की वैल्यू है 2x + 5 और फंक्शन g की वैल्यू है मेरे पास 3x - 2. अच्छा, फंक्शन x की जो वैल्यू मेरे पास है वो इनफाइनाइट वैल्यू है, मतलब उसका रेंज इनफाइनाइट है. लेकिन मेरे पास g ऑफ x की जो वैल्यू है यहाँ मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया हूँ कि आई कैन नॉट टेक मोर देन आई हैव टू टेक द वैल्यूज इन बिटवीन -2 and 5. मतलब आपने g ऑफ x की वैल्यू -2 से 5 तक ही पुट करवानी है. खैर अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी जिस चीज की जरूरत है पहले उसको समझो. वी नीड टू फाइंड f ऑफ g, हमें f ऑफ g मालूम करना है. अब सबसे पहले मुझे ये बताओ साथ कि मुझे सबसे पहले फंक्शन ऑफ x मालूम करना है या फंक्शन ऑफ g मालूम करना है, जल्दी से बताओ बेटा. सर जी. जी, क्योंकि ये बाद में लिखा है. ठीक है, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे. द एफ जी कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ g ऑफ x. It means you need to put the value of g of x, that is 3x - 2, at the place of the x in the value of fx, that is 2x + 5. अब g of x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3x - 2. और हमने क्या पढ़ा था, composite function is a function in which we need to feed the value of first function into the another function. So first function मेरे पास g of x के बराबर है जिसकी वैल्यू 3x - 2 के बराबर है, और हमने इसको पुट करवाना है पहले फंक्शन के अंदर, मतलब fx के अंदर. तो क्या करोगे, पहले फंक्शन में तुम्हारे पास g of x की वैल्यू कितनी है, तुम्हारे पास g of x की वैल्यू है 3x - 2 के बराबर. तुम्हारे पास f of x की वैल्यू कितनी है, 2x + 5 के बराबर. कुछ नहीं करोगे, इस x की जगह ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू पुट करवा दोगे g of x. तो बेटा हम लोगों ने करना क्या है, हमारे पास जो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है, रुक जाओ एक मिनट, मतलब 2x + 5 में x के अंदर हम पुट करवा देंगे किसकी वैल्यू, g of x की वैल्यू, दैट इज 3x - 2. तो इसको किस तरीके से करेंगे अब जरा समझ लो. फंक्शन ऑफ g of x को कैसे लिखा जाएगा, फंक्शन ऑफ 3x - 2, क्योंकि हमारे पास f of x की वैल्यू 3x - 2 के बराबर है. फंक्शन ऑफ x की वैल्यू बराबर है 2x + 5, और अब आपने इस x के अंदर g of x की वैल्यू पुट करवा देनी है, मतलब 3x - 2. सिंप्लीफाई करवाओगे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x - 4 + 5 = 6x + 1. और अगर वो तुमसे डोमेन मांगे, यहां तक तो तुमने सॉल्व कर दिया इसको, अगर वो तुमसे डोमेन मांगे
तो फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास g ऑफ x की जो दो वैल्यूज, जो दो रेंजेस मौजूद हैं, वो दोनों रेंजेस इसके अंदर पुट करा दोगे। खैर वो सवाल, वो काम हम लोग क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना सीखेंगे। अभी हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हमने कंपोजिट फंक्शंस के बारे में जानना है। तो व्हाट आर कंपोजिट फंक्शन? जब हम एक वेरिएबल, एक फंक्शन की वैल्यू फीड करवाते हैं दूसरे फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। जहां तक कोई मसला है तो बताओ बेटा जल्दी से। नो सर। फहद जावेद, सर ये खत्म हो जाएगा सर, 6x+1 में आकर खत्म हो जाएगा। 6x+1 पर आकर ये खत्म हो जाएगा अगर वो तुमसे डोमेन या रेंज के बारे में बात ना करे। इफ इट इज आस्किंग फॉर द डोमेन, देन यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ g ऑफ x इन दिस इक्वेशन। ठीक है हदी? फहद जावेद, जी सर। मैं पहली बात तो तुम ये बताओ फहद, तुम इतनी देर से कहाँ हो? मैं तुम्हें पहले भी आवाज दी थी। समझ आया बेटा यहाँ तक? अफनान, आसिफ और जी सैयद सर। साहब का इरफान। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट फंक्शंस मतलब द वैल्यू ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन से पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज मॉड। जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट है उनको पता होगा कि व्हाट इज मॉड और व्हाट इज मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? Basically, the word modulus basically is originated from the word magnitude. And what is magnitude? साथ सर आसिफ, वो होता है ना, डायरेक्शन होता है ना डायरेक्शन इज शायद। दिस। तुम वेक्टर में खो गए हो बेसिकली। वेक्टर इज अ प्रॉपर्टी दैट मे हैव, that must have direction and magnitude. But what is magnitude? फिजिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से मैग्नीट्यूड इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी मौजूद। फिर फिजिक्स के ही अंदर मैग्नीट्यूड एक और चीज भी होती है कि मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जैसे टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जैसे वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऐसे ही मॉड्यूलस का मतलब होता है, मॉड्यूलस का वर्ड निकला है मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। सो मॉड्यूलस फंक्शन, द फंक्शन y इक्वल्स, अच्छा मॉड्यूलस को लिखोगे कैसे? ये जो दो सीधी लाइनें नजर आ रही हैं, the function y equals to modulus of x. Basically, this symbol is known as modulus, is called the modulus function. So, modulus का concept clear हुआ? Modulus is basically a function. Modulus is basically a value, a property in which we need to put only the positive values. खैर पॉजिटिव वैल्यूज को तो छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पहले मॉड्यूलस फंक्शन को लिखेंगे कैसे। सो एनीथिंग इज रिटन अंडर दिस साइन इज मॉड्यूलस फंक्शन। तो पहले तो मॉड्यूलस फंक्शन की हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन सीख ली। अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन y इक्वल्स टू x माइनस 2। मेरे पास एक इक्वेशन मौजूद है y इक्वल्स टू x माइनस 2 एंड दैट पर्टिकुलर x माइनस 2 इज रिटन इनसाइड द मॉड साइन। इनिशियली वी नीड टू ड्रॉ y इक्वल्स टू x माइनस 2 ऑन अ ग्राफ एज शोन। अगर मैं y इक्वल्स टू x माइनस 2 को, अभी मैं मॉड्यूलस की बात नहीं कर रहा, मैं मॉड्यूलस का इंपैक्ट एक स्टेप बाद समझाऊंगा। इक्वेशन क्या थी? y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। अगर मैं सिर्फ y इक्वल्स टू x माइनस 2 को ग्राफ पर शो करूं तो मेरे पास इस तरह की एक लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। यहां तक कोई मसला किसी को तो पूछ लो, क्योंकि उसके बाद चीज थोड़ी सी तब्दील होने वाली है। तो अगर यहां तक सबकी ग्रिप है तो ही मैं आगे बढ़ूं। सर ये कैसे बन जाएगी लाइन? ये लाइन इसी तरीके से बनेगी। y इक्वल्स टू x माइनस 2 का मतलब है ये y एक्सिस को माइनस 2 पर कट करेगी, इसका स्लोप 1 के बराबर होगा। मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूँ, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने लाइन बनाने का तरीका सीखा था, तो अभी तुमने इसको सॉल्व नहीं करना, बस इतना समझ लीजिए कि y इक्वल्स टू x माइनस 2 का मतलब क्या हुआ? माइनस 2 इज योर y इंटरसेप्ट, मतलब ये लाइन एक जगह पर y एक्सिस को माइनस 2 पर कट करेगी। और उसके बाद जब तुम y की वैल्यू 0 कर दोगे तो तुम्हारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। सो x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 2। तुम्हारे पास दोनों पॉइंट आ गए, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, ये स्ट्रेट लाइन आ गई तुम्हारे पास। यहां तक कोई मसला साथ? नो सर। अब आगे का, अगर मैं मॉड्यूलस का साइन लगा दूंगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? The sign modulus is known as, the sign this is known as modulus and it shows that the value is positive only. मॉड्यूलस का मतलब होता है आपकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है, नो नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट इन दिस क्वेश्चन।
एक जगह नेगेटिव वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, अगले स्टेप में समझाऊंगा, लेकिन ये समझ लो कि द साइन mod is known as modulus and it shown the value is positive only written inside the sign. जो भी वैल्यू इस मॉडुलस के साइन के अंदर लिखी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है, और इसका मतलब जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज थी, जितनी भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज थी वो सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। पॉजिटिव का मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब जरा गौर से देखना, ये तुम्हारे पास इससे नीचे जितनी भी वैल्यूज मौजूद थी इस जगह पर, जब हमने मॉडुलस का फंक्शन अप्लाई किया तो मॉडुलस का फंक्शन लगाने की वजह से ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। सो दिस इज मॉडुलस फंक्शन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर में आया हुआ कि अगर कोई भी वैल्यू मॉडुलस साइन के अंदर लिखा हुआ है तो जब हम उसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो उसकी जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी पॉजिटिव वैल्यूज के अंदर। यहां तक कोई मसला है साथ तो बताओ। मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या हुआ, आपने एक इक्वेशन ड्रॉ की, उसके बाद जब आपने उस इक्वेशन को देखा तो उस इक्वेशन का जो नेगेटिव पार्ट है अगर वहां मॉडुलस लगा हुआ है उस इक्वेशन के अंदर, सो वो नेगेटिव पार्ट शुड बी रिफ्लेक्टेड टू द पॉजिटिव पार्ट। यहां तक अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है, क्योंकि उसके बाद मैं इसमें एक एक्सेप्शन भी बता रहा हूं, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन भी होती है। और वो एक्सेप्शन क्या है? In other words, अच्छा वो इसके बाद आएगी। In other words, we can say that it reflects the negative values towards positive. और आसान लफ्जों में हम क्या कह सकते हैं कि इसने अपनी नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट इफ द नेगेटिव साइन इज प्लेस्ड बिफोर द मैग्नीट्यूड। अब तुम्हारे पास नेगेटिव साइन इस मॉडुलस साइन के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि बाहर लगा। पहले अंदर मौजूद होता तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते थे। अगर तुम्हारे पास नेगेटिव का साइन मॉडुलस के साइन के बाहर लगा हुआ है, इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज को नेगेटिव एक्सेस पर रिफ्लेक्ट कर देगा। इससे पहले किस तरफ कर रहा था? पॉजिटिव एक्सेस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब किस तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा? नेगेटिव। क्यों? When we draw the equation of y equals to minus of modulus of x minus, मतलब मेरे पास अब मॉडुलस किसका मौजूद है? अभी भी x minus 2 का मौजूद है, लेकिन माइनस का साइन इस मॉडुलस से बाहर लगा हुआ है। तो मैं इस मॉड के अंदर की वैल्यूज को जितना भी पॉजिटिव ले लूं, जब ये बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव एक्सिस के ऊपर चली जाएंगी, मतलब अपोजिट चली जाएंगी एज कंपेयर टू पॉजिटिव मॉडुलस के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बता दो, वरना लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ो। सर इनको सॉल्व कैसे करना है मॉड्यूलस फंक्शन? सॉल्व ऐसे ही करेंगे, स्केचिंग हम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। हमारे पास वैल्यूज होंगी, हाँ ग्राफ के ऊपर स्केच करें। स्केचिंग हमेशा ग्राफ पे बनाना होगा। देखो दो तरह के काम है, हमने इसको स्केच करना है, हमने इसको ड्रॉ नहीं करना है। स्केचिंग और ड्रॉ में फर्क है, ठीक है सर। स्केचिंग इज रफ, ग्राफिंग इज फेयर, दोनों में फर्क है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। y इक्वल्स टू मॉडुलस का मतलब है सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी पॉजिटिव वैल्यूज पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, और y इक्वल्स टू माइनस देन मॉडुलस का मतलब क्या है? अब सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब्दुल हादी, अफनान, आसिफ, फहद, मुशर्रफ, सैयद साद बिन इरफान, कोई मसला है तो पूछ लो। आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं आज के। चलिए आगे बढ़ते हैं। The inverse of a function, and I believe that all of you have learned about the inverse of a function in O1, as I am the one who taught you this topic. Okay, it is a method in which the dependent variable will be converted into independent variable and vice versa. इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि सब्जेक्ट नहीं होता उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। इसका मतलब we are basically switching the dependent and independent variable, मतलब जो हमारे पास इस वक्त डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट कर देंगे और जो डिपेंडेंट है उसको हम डिपेंडेंट में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये बात सुनने में मुश्किल लग रही है लेकिन सवाल में इतनी मुश्किल नहीं है। we have an example that is function of x equals to x plus 3 upon 2, ठीक है, and we know that function of x can be written as y, so y equals to x plus 3 upon 2. Right now the independent variable is x because it is written inside the equation, while y is the dependent variable because it is the subject of this equation. So we can write it like this:
2y equals to x plus 3, and finally x equals to 2y minus 3. Now we have done the process of converting the dependent variable into independent variable. हमारे पास जो पहले सब्जेक्ट था y, अब वो सब्जेक्ट नहीं रहा, बल्कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x अब बन चुका है हमारे पास सब्जेक्ट. तो यहां तक कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. अब क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन का इनवर्स निकाल दिया, तो इसको किस तरीके से लिखोगे? फंक्शन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 2y माइनस 3, एंड इन फाइनल स्टेप, आखिरी स्टेप में तुम क्या करोगे? जिस जगह पर तुम्हारे पास y मौजूद है, इस y को भी रिप्लेस कर दोगे x से, और तुम्हारे पास इक्वेशन बन जाएगी फंक्शन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 3. दिस इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो, वरना आज का टॉपिक हमारा इस जगह पर ओवर हो चुका है. सर वही ना, x की जगह y पुट करके फिर एंड में y की जगह x पुट कर देंगे. ना ना, हाँ, नहीं, शुरू में हम लोगों ने क्या करना है, फंक्शन की जगह हम लोगों ने y पुट कर देना है और इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लेना है, मतलब x को सब्जेक्ट बना लेना है. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई या सर? सही है, सही है. उसके बाद x को हम लोगों ने फंक्शन इनवर्स ऑफ x की फॉर्म में लिखना है, मतलब हमने इस फॉर्म में लिखना है, लाइक दिस. ठीक है, और y को हमने रिप्लेस कर देना है x से, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यू होगी वो फंक्शन ऑफ x या फंक्शन इनवर्स ऑफ x की फॉर्म में होगी. तो सही है. बेसिकली इसको कहते हैं इनवर्स निकालना. यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद आज का टॉपिक हो चुका है कंप्लीट. अच्छा, पहले तो ये बता दो, यहाँ तक कोई मसला है तो बता. बेसिक्स ऑफ अ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. बेसिक फंक्शन हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं. कंपोजिट फंक्शन में हम वो फंक्शंस को डिस्कस करेंगे इन विच वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू द सेकंड फंक्शन. मॉड्यूलस फंक्शन either all the values are positive or all the values are negative. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के एक्सेप्शंस भी बताती है. एंड फाइनली we have done the inverse of a function. So if you have any value related to the theory of function then you can discuss more. बोलिए बेटा. सर मॉड्यूलस का 1 मिनट दोबारा बता देंगे. किसका? मॉड्यूलस का. मॉड्यूलस का बेटा, मॉड्यूलस फंक्शन में बेसिकली हमारे पास जो भी वैल्यू हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर मॉड्यूलस फंक्शन के बाहर पॉजिटिव का साइन, जैसे इस जगह पर मेरे पास मॉड्यूलस फंक्शन के बाहर पॉजिटिव का साइन, क्योंकि कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव का साइन, इसका मतलब अब मेरे पास सारी की सारी ग्राफ पर जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर आ जाएंगी. अगर इसी मॉड्यूलस फंक्शन के बाहर माइनस लगा हुआ होता तो मॉड्यूलस के अंदर ऑल्दो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, बट व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस पॉजिटिव वैल्यूज टू द नेगेटिव प्लेस बिफोर दिस मॉड्यूलस साइन, लाइक इन दिस इक्वेशन, अब जैसे इस इक्वेशन में मेरे पास मॉड्यूलस के बाहर माइनस साइन है, तो इस मॉड्यूलस के अंदर जितने भी पॉजिटिव साइन क्यों ना मौजूद हो, जब ये बाहर वाले नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होंगे, सो ऑल द वैल्यू वुड बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव वैल्यूज. अब हमारे पास जो ग्राफ बनेगा या जो स्केच बनेगा वो नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर. सो ये चीज समझ लीजिए. यहाँ तक कोई मसला? नो सर. सर जी बेटा. सर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यूज का दोबारा बता दें. देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो सब्जेक्ट की फॉर्म में मौजूद होता है. y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. y सब्जेक्ट है, y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल. क्यों? क्योंकि जब तक तुम x की वैल्यू पुट नहीं करोगे y की कोई वैल्यू नहीं आएगी. सो y इज बेसिकली द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x which lies inside the equation is independent variable. मतलब जिसकी वैल्यू तुम पुट करोगे दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और तुम्हारे पुट करने के बाद जिस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. सबसे आसान तरीका. ठीक है समझ सर. आई ये चीज? यस सर. अच्छा बेटा, आज का टॉपिक तो यहाँ खत्म होता है. कमिंग सैटरडे को हम लोग इसी की फिर एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे. दोनों चीजें बता दूं. कल दोपहर 2 बजे तुम लोगों का टेस्ट है मैथ्स का. ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. 15 मिनट का टेस्ट है, ज्यादा लंबा टेस्ट नहीं है, सिर्फ 15 मिनट चाहिए होंगे मुझे कल दोपहर 2 बजे. सर किस पे होगा? वो मिलेगा ना, गूगल फॉर्म से मिलेगा ना सर? गूगल फॉर्म पे नहीं कर सकते हम मैथ्स के बहुत सारे काम, क्योंकि गूगल फॉर्म में कुछ लिमिटेशंस है, तो हमें उसको जो है वो फिजिकली ही करना पड़ेगा.
कैसे करेंगे फिजिकली? बता देता हूँ, मैं आपको सवाल दूंगा, आपने 15 मिनट के अंदर उसको सॉल्व करके उसकी तस्वीर मुझे भेज देनी है, सिंपल। अच्छा, हर चीज का एक सोल्यूशन है, ठीक है? ठीक है, सही है सर, इजी है। पहली बात तो होगी, सिर्फ 15 मिनट का टेस्ट होगा, 2 सवाल होंगे, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन का होगा, एक मल्टीप्लिकेशन का होगा, ठीक है? सही है। आगे बढ़ते हैं। वेंसडे को, क्योंकि वेंसडे को मेरी सिर्फ 5 क्लासेज होती हैं, बाकी तमाम दिन मेरी 6 क्लासेज होती हैं। वो बच्चे जो लेट थे एड मैथ्स के अंदर, क्योंकि एड मैथ्स की क्लासेस सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं, तकरीबन 6 क्लासेस डिस्टर्ब हुई हैं एड मैथ्स की। तो जिनको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, साइन डायग्राम वगैरह समझना हो, वो सर मुझे समझना है। वेंसडे 2 बजे, वेंसडे, सही है। हाँ वेंसडे को 2 बजे बोलेंगे, सही है सर। ठीक है बेटा? चलिए, सही है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।